नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शादाब। आज चर्चा करेंगे हम कि इंडिया गठबंधन में अलग अलग पार्टियों की मीटिंग का दौर एक तरह से आप कह सकते हैं कि शुरू हो गया, और शुरुआत जो हुई है वो हुई है दो राजनीतिक, आप कह सकते हैं राजनीतिक रूप से अनबन वाली पार्टियों के बीच में। वो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। और ये मीटिंग हुई है दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर पे, जो इंडिया कांग्रेस में जो किन किन दलों के साथ गठबंधन करना है उसका काम देख रहे हैं। सादाब, आप बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा बाबा कि आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो जो विरोधी दल हैं या आप कहें दुश्मन दल हैं वो एक साथ आ गए हैं। जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मीटिंग हुई उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज, आतिशी आए थे और संदीप पाठक भी आए थे, जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश और भूपेश बघेल को रहना था, लेकिन भूपेश बघेल के फादर की आज डेथ हो गई थी इसलिए वो चले गए थे, तो मुकुल वासनिक भी थे। तो कुल मिलाकर बातचीत हुई है और ये तय हुआ है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का दिल्ली और पंजाब में समझौता होगा। सीटें कितनी होंगी ये अभी तय नहीं हो पाया है। ये तय हुआ है कि एक और मीटिंग की जाएगी, क्योंकि भारी मतभेद है बाबा। क्योंकि आपको याद होगा कि जो कुछ दिन पहले जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने एक बड़ा कड़ा बयान दिया था कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। अब वो समझौता करने आए हैं, तो दिल्ली की जो सीटें हैं उस पर सब पे भाजपा का कब्जा है, तो कुल मिलाकर मतभेद बने हुए हैं। देखिए, अब यहाँ पे एक स्थिति साफ करनी जरूरी है अपने दर्शकों के बारे में। दो जगह पर जो है गठबंधन हो सकता है आम आदमी पार्टी से। एक तो पंजाब में हो सकता है, एक दिल्ली में हो सकता है। दिल्ली में जो है 7 सीट हैं, 7 सीट पर बीजेपी का कब्जा है। और आपको बताऊं तो 2019 के लोकसभा के अनुसार कांग्रेस को करीब 20% वोट मिले थे। लेकिन वही आप देखें तो उसके बाद जो विधानसभा हुई है, तो विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं जीता है। तो अब किस आधार पे होगा यहाँ पर समझौता, ये मुश्किल वाला सवाल है। यही सवाल जो है वो पंजाब में है। पंजाब में यदि 2019 के अनुसार देखें तो कांग्रेस के 8 सांसद हैं। कांग्रेस को 40% वोट मिले थे लोकसभा चुनाव में, लेकिन उसके बाद जब वहां विधानसभा का चुनाव हुआ तो 42% वोट मिले आम आदमी पार्टी को, और उसके 90 से अधिक विधायक हैं। कांग्रेस के पास आज के दिन, जो एक समय सत्ता में थी, केवल 18 विधायक हैं। तो अब वहां पर जो है प्रदेश कांग्रेस इकाई ने काफी विरोध किया है कि पंजाब में कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए कांग्रेस को। तो मुझे लगता है कि पंजाब को अलग करके रखा गया। जहाँ जितने कांग्रेसी नेताओं से मेरी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि आखिर हम कैसे करेंगे बातचीत। क्या केवल हम एक स्टेट के लिए बातचीत करेंगे? यदि हम एक स्टेट के लिए करेंगे तो हम पंजाब के लिए क्यों नहीं करेंगे? और यदि हम पंजाब के लिए करेंगे तो आम आदमी पार्टी हमसे गुजरात में भी मांगेगी, गोवा में भी मांगेगी और हरियाणा में भी सीट मांगेगी। देखिए बाबा, इसमें एक चीज और समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी के पास दिल्ली में बड़े हैवीवेट नेता हैं जो कई बार सांसद रहे। जैसे आप जेपी अग्रवाल को ले सकते हैं, संदीप दीक्षित को ले सकते हैं। तो बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस में हैं उनको एडजस्ट करना भी एक बड़ी चुनौती है। आम आदमी पार्टी जरूर नई पार्टी है, आज तक उसका कोई भी लोकसभा सांसद नहीं जीत पाया। उन्होंने तमाम प्रयोग किए, राजमोहन गांधी को लड़ाया, आशुतोष लड़े, तमाम लोग नए नए कैंडिडेट लड़े, लेकिन भाजपा की आंधी में वो सब टिक नहीं पाए। तो एक आप एडजस्टमेंट कह सकते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भारी मतभेद हैं विचारों में। वो मतभेद सामने भी आते हैं। आपको याद होगा कि यही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने शीला दीक्षित को करप्ट कहा था, एक पूरा अभियान कांग्रेस के खिलाफ चलाया। तो आज लेकिन नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए ये दोनों दल एक साथ आए हैं, लेकिन सीटें किसको कितनी मिलेंगी ये जो है इस पे चर्चा एक बार वो और करेंगे। सीटों को लेकर के अपने दर्शकों को बताना चाहिए कि अभी जो है ना, सभी पार्टी अधिक सीटें बोल रही है। अभी जब हम बातचीत कर रहे हैं तो आप देखिए, पटना में एक मीटिंग चल रही है। जो सीपीआई के नेता हैं डी राजा साहब, वो जो है वो नीतीश कुमार से मिले, फिर लालू यादव से मिल रहे हैं। तो वहां भी हो रही है। कांग्रेस ने वहां 10 सीटें मांगी है, क्योंकि बिहार में 9 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी। उसी तरह कांग्रेस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से 10 सीटें मांग रही है। कांग्रेस का तर्क यह है कि आप अपनी सीट मुझे मत दो, जो 2 सीटें हमने जीती है वो दे दो आप, और जो सीटें बीजेपी ने जीती है वो सीटें दे दो। बिल्कुल बिल्कुल बाबा, आपने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया तो एक बार टैली भी बता देते हैं कि जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें टीएमसी को 22 सीटें मिली थी, भाजपा को 18 सीटें मिली थी और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिली थी, जैसा कि आप बता रहे थे। और जो वोट परसेंट है वो सबसे ज्यादा टीएमसी का रहा था, करीब 43.7% वोट टीएमसी को मिला था, 40% वोट यानी 40% वोट भाजपा को मिला था। तो वो जो आप 2 सीटें का जिक्र कर रहे हैं, तो कांग्रेस को सिर्फ 5.7% वोट मिला था। तो वो 2 सीटें इस बार भी कांग्रेस पार्टी को देना चाहते हैं, जिसको लेकर मतभेद है और बयानबाजी हो रही है। जो अधीर रंजन चौधरी हैं वो लगातार
ममता बनर्जी के खिलाफ वहां बोल रहे हैं। देखिए, दो सीटों से ज्यादा मिलेगी कांग्रेस को। मालदा की दोनों सीटें मिलेगी और एक रायगंज की सीट मिलेगी और एक अधीर वाली सीट तो वो जीतते ही हैं, तो वो 4 सीट हो गई। तो मतलब 3 सीटें ममता बनर्जी जो है छोड़ेंगी। और मुझे लगता है कांग्रेस को इससे संतुष्ट होना चाहिए। अभी 2 है, अभी इकट्ठे लड़ गए। हालांकि और भी एक आध दार्जिलिंग की सीट भी चाहती है कांग्रेस, बांकुड़ा की सीट भी चाहती है, जहांगीरपुर की सीट चाहती है जो प्रणवदा के बेटे लड़े थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतनी सीटों पे बात बनेगी। 4 से 5 सीटों पे बात बन जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा बाबा, एक बहुत जो क्रूशियल जो चुनाव है वो महाराष्ट्र लोकसभा का भी है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए 15 और 16 तारीख को एक बैठक होने जा रही है जिसमें सोनिया गांधी इस बैठक को लीड करेंगी। देखिए समझना होगा कि चूंकि उद्धव ठाकरे बैठेंगे, शरद पवार बैठेंगे, तो सोनिया गांधी ने कहा कि वो खुद इस बैठक को करेंगी और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे और वो बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक होने जा रही है। वो सभी दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अगर हम पिछली जो 48 सीटें हैं महाराष्ट्र की, अगर उनकी बात करें तो भाजपा को 23 सीटें मिली थी, शिवसेना 18 सीटों पे थी, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली थी और एनसीपी को 4 सीट मिली थी। तो ये पिछली बार की टैली है, लेकिन स्थिति अब बदल गई है, शिवसेना टूट गई है और जो उसके ज्यादातर सांसद हैं वो शिंदे गुट के साथ चले गए हैं। तो ये एक जो बड़ा सबसे बड़ा पेच है वो महाराष्ट्र में फंसा हुआ है। देखिए मुझे लगता है महाराष्ट्र जो है ना सॉर्टेड है, क्योंकि जो आप देखिए जो कांग्रेस के कमेटी के अध्यक्ष हैं वो महाराष्ट्र से ही आते हैं, मुकुल वासनिक। और जो उनकी कमेटी ने तय किया है कि हम 9 राज्यों में 8 राज्यों में 9 राज्यों में हम गठबंधन में जाएंगे। यदि आप हटा देते हैं आप यदि पंजाब को, तो 8 राज्यों में जाएंगे। अब जो शिवसेना जितनी सीटों पे लड़ी थी उतनी सीटों पे तो लड़ेगी ही लड़ेगी। उद्धव ठाकरे को कम से कम 19 सीटें तो मिल ही रही है वहां पे। उसके बाद नंबर आता है कांग्रेस का, चूंकि कि एनसीपी टूट चुकी है और कांग्रेस जो है अब मेन अपोजिशन पार्टी है वहां पे महाराष्ट्र विधानसभा में। तो कांग्रेस जो है 10-12 सीटों पे लड़ेगी और 10 सीटों पे जो है वो एनसीपी लड़ेगी। 2 सीटें जो है वो प्रकाश अंबेडकर और राजू शेट्टी शेतकारी संगठन उनको दिया जाएगा। 4 सीटें अभी भी बचती है, वो 4 सीटें जो फिर से बांटी जाएगी शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के बीच में। तो मुझे लगता है ये करीब करीब फाइनल हो गया। कुछ बयानबाजी आप सुन रहे होंगे, संजय निरुपम कभी कुछ कहते हैं, मिलिंद देवरा कुछ कहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि संजय निरुपम की सीट और मिलिंद देवरा की सीट दोनों पे शिवसेना जीती हुई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखिए संजय निरुपम इसीलिए कहते हैं, और जो आपने उनका नाम लिया तो संजय राउत के बिना तो कोई बात होती नहीं है महाराष्ट्र में। तो संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस 0 पे है, तो कांग्रेस को 0 से शुरू करना चाहिए। तो उसका जवाब देते हुए मिलिंद देवरा ने कहा कि भाई आपके साथ तो जो सांसद जीते थे वो सब तो शिंदे गुट के साथ चले गए, तो आप अपनी स्थिति भी देख लीजिए। तो वहां बयानबाजी तो हो रही है, लेकिन मोटे तौर पे एक सैद्धांतिक सहमति बनी हुई है कि जो उद्धव ठाकरे गुट है, एनसीपी है, कांग्रेस है, वो शिंदे गुट के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ उनकी मजबूरी है कि वो एक साथ आए, वरना इन सबका अस्तित्व जो है वो संकट में पड़ सकता है। तो ये जो भावना है इसने इनको आपस में जोड़े रखा है। मुझे लगता है यही भावना जो है ना, जो हमने जहाँ से शुरुआत की थी कि केजरीवाल और कांग्रेस, मुझे लगता है यही भावना जो है ना, यही भावना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी गठबंधन करने के लिए मजबूर करेगी। अब देखिएगा अभी पोस्टरिंग हो रही है ना, हम सबको मालूम है संक्रांत तक तो कुछ हो नहीं रहा है, पूरे इंडिया में बोलता है अच्छा समय नहीं है, तो सब वेट कर रहे हैं। तो 14 तारीख के बाद ये परतें खुलनी शुरू होंगी। अभी जो है ना प्रिपरेटरी मीटिंग हो रही है। अब यूपी पे भी चर्चा हो जाए, क्योंकि यूपी का जो सीटें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो यूपी में क्या स्थिति आप देखते हैं? यूपी में देखिए अभी कांग्रेस थोड़ी सी ना डायलमा में है। कांग्रेस में एक धारा ये है, वो चाहता है कि मायावती को भी साथ रखा जाए, समझ गए, बहुत सीरियस थॉट है ये। समाजवादी पार्टी को इसकी भनक लग गई थी, तो पिछली इंडिया अलायंस की जो मीटिंग हुई थी उसमें समाजवादी पार्टी ने पूछ ही लिया कांग्रेस से कि भाई साहब आप लोग बता दीजिए कि कुछ क्या आप लोग बहुजन समाज पार्टी एक आपने अखिलेश यादव का बयान भी सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से पहले आप सीटें अनाउंस कीजिए। ये उन्होंने कांग्रेस को अल्टीमेटम भी अखिलेश यादव ने दिया है। तो अब जो है वो इसको लेकर के जो है समाजवादी पार्टी बड़े पसोपेश में है, क्योंकि समाजवादी पार्टी किसी भी सूरत में मायावती के साथ, बीएसपी के साथ नहीं जाना चाहती है। पिछला एक्सपीरियंस जो है उनका अच्छा नहीं रहा, मायावती को फायदा हुआ, उसके 10 सांसद जीते, एसपी के 5 ही सांसद जीते। लेकिन क्या कांग्रेस बीच में आके एक साइड में सपा हो, एक साइड में बसपा हो और एक आध 2 छोटी छोटी पार्टियां हो, क्या कोई ऐसा कोलिशन बना सकती है? या क्या खड़गे उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं? क्या नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं?
ये सब चीजें काफी काफी कुछ चर्चा में है अभी। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अभी 14 तारीख के बाद चीजें साफ होनी होगी। क्या उस बीएसपी फैक्टर को खत्म करने के लिए क्या एक कांग्रेस प्रेसिडेंट जो कि दलित हैं वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे क्या? अच्छा, एक चीज और है बाबा कि वहां उत्तर प्रदेश में देखिए कांग्रेस पार्टी के पास जो है नेता बहुत है। आप देखें तो नेता बहुत है, भले वो चुनाव ना जीत पाए लेकिन लीडरशिप जो है कांग्रेस पार्टी के पास बहुत है। वो आज भी याद करते हैं कि 18 लोकसभा सीटें जीते थे कांग्रेस ने। आपको याद होगा जब दिग्विजय सिंह इंचार्ज थे तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी 18 सीटें जीत गई थी, और उसको वो दोहराते हैं जिसको अखिलेश यादव मानते नहीं है। अखिलेश यादव कहते हैं कि जो पिछला परफॉर्मेंस आपका रहा है आप उस पर बात कीजिए। अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस प्रत्याशियों की हालत बहुत खस्ता थी। ज्यादातर सीटों पे जमानत जब्त थी, और या जो वोट मिले थे वो 2000-5000 वोट मिले थे। तो अखिलेश यादव इसको याद दिलाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि लोकसभा का इलेक्शन अलग है और लोकसभा का चुनाव में कांग्रेस को वोट मिलते हैं, तो वो इस हिसाब से गठबंधन करना चाहती है। एक चीज और बाबा जिस पर डिस्कशन करना जरूरी है कि सोनिया गांधी के बारे में चर्चाएं हैं कि जो उनकी परंपरागत अमेठी सीट है उससे वो इस बार शिफ्ट कर सकती हैं। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित किया है और उनको मेढर लोकसभा सीट से लड़ाने का प्रस्ताव दिया है, और उनकी जगह प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। तो अब इस पर भी कांग्रेस पार्टी को डिसीजन लेना होगा कि सोनिया गांधी लड़ेंगी तो कहां से लड़ेंगी। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि प्रियंका रायबरेली लड़े और राहुल फिर से अमेठी लड़े? ऐसा हो सकता है? देखिए, राहुल गांधी अगर अमेठी नहीं लड़ेंगे तो उनके सामने एक वो रहेगा, उनके ऊपर एक आरोप लगेगा कि वो छोड़ के चले गए, भाग गए। तो राहुल गांधी के लिए एक इस बार भी चूज करना पड़ेगा कि जो जिस सीट से वायनाड केरल से वो लड़े जीते हैं वहां से लड़ेंगे, और अमेठी वो हारे थे, क्या वो दोबारा लड़ेंगे। अगर प्रियंका गांधी रायबरेली शिफ्ट होती हैं तो सोनिया गांधी के पास दो विकल्प होगा, या तो वो राजनीति में से रिटायर हों, चुनाव ना लड़ें, राज्यसभा में आ सकती हैं, राज्यसभा में आ सकते हैं जिसके संकेत नहीं है, और या फिर वो मेढर चले जाएं जो कि गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। इंदिरा गांधी जीत चुकी जैसा कि आप बता रहे हैं। तो ये भी एक गांधी परिवार को ये उत्तर प्रदेश में तय करना होगा। लेकिन साहब जहां तक जानकारी है कि पिछले 1-1.5 साल से प्रियंका नहीं गई हैं यूपी, और यूपी में उनको अब उतना इंटरेस्ट नहीं रहा। ये क्या खबरें हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के जो सारे प्रयोग हैं वो फेल हो चुके हैं। अलग अलग लोगों को अध्यक्ष बना के देख लिया, सलमान खुर्शीद रह लिए, पीएल पुनिया रह लिए, अजय लल्लू रह लिए, अब अजय राय आए हैं। तो और विधानमंडल दल के नेता थे वो प्रमोद तिवारी लंबे समय तक रहे, बाद में तमाम लोग रहे। तो लेकिन यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो सबसे कमजोर कड़ी है कांग्रेस की, वो उत्तर प्रदेश है, और वहां सारे प्रयोग फेल रहे हैं। इस बार भी पार्टी अखिलेश यादव के कंधे पर ही सवार होगी। और अखिलेश यादव ने 15 सीटें रखी हैं गठबंधन के लिए। वो 10 सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं। 10 सीटें कांग्रेस को दे रही है, तो कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं है, उन्हीं सीटों पे लड़ना पड़ेगा, चाहे आप जैसे भी लड़े, कैंडिडेट हो चाहे नहीं हो। हालांकि आपने कहा कि नेता बहुत हैं, तो कुल मिलाकर बड़े स्टेट में अभी भी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उत्तर प्रदेश को लेकर के है। चलते चलते हम लोग झारखंड की बात कर लें और साउथ को थोड़ा डिस्कस कर लें। झारखंड में आप क्या देखते हैं? झारखंड में जो कॉम्बिनेशन है उसी कॉम्बिनेशन के आधार पर रहेगा। कांग्रेस 7 सीटों पे चुनाव लड़ेगी वहां पे, और जो है 5 सीटें पर जेएमएम लड़ेगी, और 1 सीट पर आरजेडी भी लड़ती है, 1 सीट लेफ्ट को भी वहां हजारीबाग की सीट जाएगी। तो वो वहां पे कॉम्बिनेशन है। सीटें थोड़ी घट बढ़ सकती हैं यदि 6 पे कांग्रेस लड़ती है, या वो 6 पे जेएमएम लड़ती है, तो एक राज्यसभा सीट भी देने पर विचार हो सकता है कि वो एक राज्यसभा सीट के लिए भी वो लोग मदद करें। तो बिहार में भी ऐसा ही हो सकता है कि 17-17-5 में भी हो सकता है कि ये डील हो कि कोई चूंकि विधायक तो हैं ही, तो वहां पर क्या कोई एक राज्यसभा सीट के लिए जो बचे हुए विधायक जो है आरजेडी और जेडीयू और लेफ्ट मिलके एक को इलेक्ट कर दे। अब चलिए जल्दी से साउथ भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, साउथ में जो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और जो बाकी जो दूसरे राज्य हैं, देखिए कांग्रेस को आजकल साउथ की पार्टी कहा जाने लगा है कि कांग्रेस का जो सारा आधार है वो साउथ में टिक गया है। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस सरकार चला रही है, तमिलनाडु में डीएमके से अलायंस है, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के सामने डायलमा है, और केरल में लेफ्ट और कांग्रेस है। तो इन स्टेट को अगर आप जल्दी से वाइंड अप करें तो इसमें आप क्या समीकरण देखते हैं? देखिए, तमिलनाडु जहां मुझे लगता है कि कोalition की सरकार चल रही है, वहां कोई गठबंधन में कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। चाहे वो बिहार की बात कर लें, चाहे हम महाराष्ट्र में भी पहले अघाड़ी की सरकार थी तो वहां भी कोई दिक्कत नहीं है, तमिलनाडु में भी कोई दिक्कत नहीं है, वो एकदम क्लियर है। रह गई केरल की बात, तो लेफ्ट ने कह दिया है कि बंगाल और हम केरल में कांग्रेस के साथ नहीं करेंगे। तो लेकिन दिक्कत क्या है, आप
या आप लेफ्ट जीते या कांग्रेस जीते, बात एक ही है, सबको नेशनल लेवल पे साथ आना ही है। कर्नाटक इस बार काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटक में पिछले बार कांग्रेस जेडीएस के साथ मिलकर, इस बार बीजेपी लड़ रही है, इस बार जेडीएस के साथ बीजेपी लड़ रही है, उसको भी 4-5 सीट दे रही है। कांग्रेस जो है वहां पे उनकी अपनी सरकार है। मुझे ये बताया गया है, डीके शिव कुमार को कहा गया है कि 10 से ज्यादा सांसद जिता के लाते हैं तो 2024 के बाद वो सीएम बन सकते हैं, ये भी एक डील है। अब वहां पे जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस होगा वही तय करेगा कांग्रेस की टैली। बाकी जगह तो 2-4 बढ़ेंगे, इधर दो मान लीजिए बिहार में एक सीट थी तो वहां पे 3 हो जाएगी, बंगाल में 2 से 3 हो जाएगी, इसी तरह एक दो यदि बढ़ेगी। लेकिन असली जो है वो आपको कर्नाटक केरल में तो अपना वो बचाना पड़ेगा जितना है। केरल में क्योंकि अब तिरुवनंतपुरम की सीट पे जो है वो विदेश मंत्री के लड़ने की बात हो रही है, तमिलनाडु में वित्त मंत्री के लड़ने की बात हो रही है, तो कर्नाटक में क्या परफॉर्मेंस होता है और तेलंगाना देखो, उस पर कांग्रेस को बड़ी उम्मीद है, क्योंकि तेलंगाना में नई सरकार बनी है, रेवंता रेड्डी का बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, अब उनके ऊपर लोकसभा जिताने की भी चुनौती है। तो कांग्रेस को जो उम्मीदें हैं वो तेलंगाना से बनी हुई हैं, कर्नाटक से बनी हुई है, साउथ के आप कह सकते हैं सभी राज्यों से बनी है। कांग्रेस पिट रही है तो नॉर्थ में आके, यूपी में खासतौर पे यूपी हो गया, और राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आज ही देखिए मध्य प्रदेश, गुजरात में बुरी तरीके से पिट रही है। तो मध्य प्रदेश में जो है क्या जो है कमलनाथ क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ऐसी खबरें हैं कि उनको कहा गया लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। क्या गहलोत और सचिन पायलट दोनों चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे हमें मालूम नहीं। देखिए एक खबर आपको मैं और बताऊं कि कांग्रेस में राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये चर्चाएं हैं कि जो सभी बड़े नेता हैं उनको लोकसभा चुनाव में उतारा जाएगा। जैसे अगर आप राजस्थान की बात करें तो पिछली बार वैभव गहलोत लड़े थे, अशोक गहलोत के बेटे, लेकिन इस बार चर्चाएं हैं कि क्या अशोक गहलोत को पार्टी लड़ने को कहेगी, सचिन पायलट को कहेगी, जितेंद्र सिंह को कहेगी। इसके अलावा हरीश चौधरी हैं, इनमें बहुत से लोग एमएलए बन गए, जैसे सचिन पायलट एमएलए बन गए, हरीश चौधरी एमएलए बन गए। तो क्या ये पार्टी इनको लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहेगी? क्योंकि पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर ये बड़े नाम अगर राजस्थान में आएंगे तो वहां थोड़ा फायदा मिल सकता है। यही हाल आपका मध्य प्रदेश में है, कमलनाथ को कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन कमलनाथ छिंदवाड़ा नहीं लड़ते हैं तो फिर कांग्रेस से छिंदवाड़ा रिटेन नहीं कर पाएगी, बहुत लोग ये कहते हैं। सज्जन सिंह वर्मा है वहां पे, उनको लड़ना चाहिए, दिग्विजय सिंह को भी लड़ना चाहिए। तो ये एक चर्चा है कि जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस में उनको लड़ने के लिए कहा जा सकता है। हालांकि इस बारे में ये साफ करना जरूरी है कि वे अंतिम फैसला पार्टी लेगी। आज ही राजस्थान में एक बाय इलेक्शन कांग्रेस ने जीत लिया, वो भी तो ऐसी बात नहीं है कि यदि कांग्रेस तय करती है और एक बनाती है कि नहीं सब बड़े नेताओं को लड़ना है तो उनको लड़ना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन जो है कांग्रेस पार्टी के लिए मेक और ब्रेक इलेक्शन है। क्योंकि इस बार तो कम से कम इतना तो जरूर चाहेगी ना कि ऑफिशियली लीडर ऑफ अपोजिशन का पद मिले। ऑफिशियल जो है ना वो जो है जो विपक्ष का दल बने कांग्रेस। अभी तक तो रिकॉग्नाइज किया नहीं है क्योंकि 10% सीटें आई नहीं आपको। आप तो चाहेंगे अपनी टैली को इम्प्रूव करने के लिए, 1-1, 2-2, 4-4 करके करते बड़े हैं सीटें, तो सीटें यदि आप बढ़ाते जाते हैं तो आपको लगता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये जो न्याय यात्रा निकल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसका कोई इम्पैक्ट होता है या नहीं होता, क्योंकि इस पूरी पट्टी में देखिए नॉर्थ ईस्ट से जो यात्रा आएगी तो केवल 3 सांसद जो हैं आसाम में है। क्या वहां पे वो आप बढ़ा सकते हैं? उसके बाद नॉर्थ ईस्ट पूरा खाली है, नॉर्थ ईस्ट पूरा खाली है। उसके बाद बिहार बंगाल में 2, बिहार में 1, मध्य प्रदेश में कोई नहीं है, राजस्थान गुजरात में कोई नहीं है। तो ये बड़ा वैक्यूम है कांग्रेस के लिए। तो ये जो है यहाँ पर भी इनको इम्प्रूवमेंट करना होगा। और गठबंधन की सरकार है, आपने झारखंड की बात की तो झारखंड में भी टैली इम्प्रूव करना होगा, इकट्ठे मिलकर लड़े और अच्छे से लड़े, मजबूती से लड़े तो क्या पता। इसलिए बाबा देखिए जो कांग्रेस में मतभेद की खबरें ज्यादा बाहर आती हैं अलायंस के साथ, इसलिए देखिए चुपचाप मीटिंग हो रही है और बड़े नेताओं को लगाया गया है। जैसे अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री थे, भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री, मुकुल वासनिक पूर्व केंद्रीय मंत्री, सलमान खुर्शीद पूर्व केंद्रीय मंत्री, मोहन प्रकाश। इसलिए पार्टी ने एक सीनियर नेताओं को लगाया है ताकि जो सहयोगी दलों से बातचीत हो उसमें वजन हो, लगे कि बड़े नेता बातचीत कर रहे हैं। और दिल्ली में लगातार चुपचाप मीटिंग्स हो रही हैं, आज भी मीटिंग हुई, कल भी बैठक होनी है, परसों बैठक होनी है। तो ऐसा माना जा रहा है कि 15 तारीख से पहले कुछ ना कुछ हमारा एक पिक्चर सामने होगी क्योंकि मकर संक्रांति के बाद ही शुभ काम के लिए कहा जाता है। तो आपने बताया कि सोनिया गांधी ने मीटिंग बुलाई है जिसमें कि यदि उन्होंने अच्छे तरह से उसको फाइनलाइज कर लिया तो जितने भी सर्वेज आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि बराबर के वोट महाराष्ट्र में तो वो बराबर का मतलब आप समझ रहे हैं। अभी कांग्रेस के पास 1 सांसद है
अब वो यदि बराबर बराबर की बात करते हैं और 10 से 12 सीटें 13 सीटें कांग्रेस लड़ने वाली है, यदि यहाँ पे टैली इंप्रूव करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। और आपको बता दूं कि शरद पवार के लिए भी जीवन मरण का सवाल है, अजीत, क्योंकि सुप्रिया सुले को बारामती से जिताना है, तो ये एक बड़ा दांव है। अब कैसे होगा, क्योंकि अजीत पवार का सिक्का चलता है बारामती में, तो इन सभी लोगों को ये जानकारी है कि ये चुनाव जो है मेक एंड ब्रेक इलेक्शन हो सकता है पवार साहब के लिए, खड़गे साहब के लिए। मुझे लगता है ये लास्ट लोकसभा होगा। बिल्कुल। अब तो उतनी उम्र हो गई है। 84 के हो गए, शरद पवार तो 84 के हो गए। तो देखिए, अब हम लोग इसको वाइंड अप करें तो ये बताना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी और जो उनके सहयोगी दल हैं वो इस बात को जानते हैं कि जो इस बार का लोकसभा चुनाव है वो भी आसान नहीं है, और नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर नेता के सामने उनको चुनाव लड़ना है। राम मंदिर का इश्यू भी काफी गर्म है, और जो वहां पे जो रामलला की जो स्थापना है वो 22 जनवरी को हो रही है, वो भी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। इसलिए जो अपोजिशन है, कांग्रेस सहित जो दूसरे दल हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सीटें फाइनल हो और अपने कैंडिडेट वो अनाउंस करें ताकि वो फील्ड में चले जाएं। और पहली बार कांग्रेस ने इतने पहले कोऑर्डिनेटर बना दिए हैं। बिल्कुल, तो आपको याद सभी सीटों पे कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। उससे कुछ सहयोगी दलों में थोड़ी घबराहट भी है कि अरे अभी तो सीट शेयरिंग की बात हुई नहीं, आपने सभी सीटों पे कोऑर्डिनेटर बना दिए। तो ये काम तो किया है कि एक सीरियसनेस तो पार्टी ने दिखाया है, जो कि आरोप लग रहा था कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस जो है सीरियस नहीं है। तो चलिए इसी बात पर यहीं पे समाप्त करते हैं, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। जैसे जैसे हमें अपडेट मिलता रहेगा हम आपके पास आते रहेंगे। पॉलिटिकल बाबा में हमें इजाजत दीजिए।